मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से सुशील कुमार मोदी जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, आज फतेहाबाद में विपक्षी एकता की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है। एक मंच पर सीताराम येचुरी हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन सबकी एक कोशिश है कि हम एक साथ हैं ये दिखाने की। क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? देखिए, वहाँ पर कांग्रेस के कौन है मौजूद, या आम आदमी पार्टी जिनकी 2 राज्यों में सरकार है वो उसके कहाँ कोई मौजूद है। ममता बनर्जी खुद नहीं जा रही है वहाँ पर। और देखिए, ये जो चौटाला ये कौन है? ये ओम प्रकाश चौटाला वो व्यक्ति हैं जो 10 साल की सज़ा काटकर जेल से निकले। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसमें उनको सज़ा हुई और अभी फिर वो जेल जाने वाले। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है और बहुत जल्द उसका फैसला आने वाला इनके खिलाफ में। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और 10 साल की सज़ा काट कर आया, वो रैली आयोजित कर रहा है। तो इससे विपक्षी एकता का क्या मतलब है? ये तो भ्रष्टाचारियों की जमात है, ये भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालों की जमात है। ये कौन है? शरद पवार। इनके पार्टी के 2 पूर्व मंत्री जेल के अंदर बंद है। नवाब मलिक, अनिल देशमुख अभी भी जेल के अंदर बंद है। सीबीआई ने छापा मारा और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। ये नीतीश कुमार के साथ किनको संरक्षण दे रहे हैं? तेजस्वी यादव। कौन है तेजस्वी यादव? जो IRCTC घोटाले में चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो देखिए, अगर किसी गठबंधन में अगर कांग्रेस शामिल नहीं है, अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी शामिल नहीं है, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? ये कोई गठबंधन है? और ये तो ओम प्रकाश चौटाला जी वर्षों से ये रैली करते आ रहे हैं। तो कोई भी रैली में बुलाएंगे तो लोग चले जाएंगे। पर ये भी तो हो सकता है ना कि 2024 की तस्वीर के लिहाज से कर देखा जाए तो विपक्ष अगर एक साथ आ रहा है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है। कहाँ आ रहा है विपक्ष? कांग्रेस कहाँ? भी सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है ना, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। कांग्रेस का तो वहाँ कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है और वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिनका हरियाणा में कोई लेना देना नहीं है। आज ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के कितने MLA एक ज़माने में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज उनके परिवार में कितना विभाजन हो गया और कितने MLA हैं। तो केवल एक टेबल पर बैठने से या रैली करने से कोई विपक्ष की एकता नहीं होती है। और शिवानंद तिवारी ने सही कहा है कि ये मेढक तौलने के समान है। तो विपक्ष के लोगों को आप एकजुट कर ही नहीं सकते। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग रहेंगे। KCR कहाँ इसके अंदर, DMK के कहाँ कोई मौजूद है? तो इसलिए अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है। और देखिए, राज्य सरकार के लिए जब वोट होगा तो लोग एक प्रकार से वोट देंगे, लेकिन वही जब केंद्र के लिए वोट होता है तो लोग अलग प्रकार से वोट करते हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी वहाँ स्वीप कर गई। तो इसलिए देखिए, लोकसभा में लोग ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इसमें है कोई प्रधानमंत्री बनने लायक? है कोई जिनको लोग स्वीकार कर लेंगे? और अगर वो प्रधानमंत्री गलती से बन जाए तो सरकार चलेगी कितने दिन? ये तो बीजेपी का अति आत्मविश्वास कह रहा है। नहीं, आप कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं। आप ही लायक का मतलब ये है कि ये जितने क्षेत्रीय नेता हैं ये कितनी सीट जीतेंगे? ममता बनर्जी अगर 42 सीट भी जीत जाए तो 42 ही जीत सकती हैं, जबकि नहीं जीतेंगी 42। तो 42 सीट जीतने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सरकार चलेगी क्या? चलेगी तो कितनी दिन सरकार चलेगी? या फिर अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी और हो, अगर इतने कम सीटों वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, या नीतीश कुमार, 43 MLA की पार्टी है नीतीश कुमार की, तो 43 MLA की पार्टी वाला का देश का प्रधानमंत्री बन गया तो क्या होगा देश का आप अंदाज कर सकती हैं। तो देश की जनता देखिए बहुत जागरूक है। वो 90 के दशक में लौट कर जाना नहीं चाहती। वो चाहती कि एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बने, एक मजबूत प्रधानमंत्री बने। अगर 10-20 MLA MP वाले लोग अगर बन गए प्रधानमंत्री तो लोग ब्लैकमेल करते रहेंगे, न वो चीन का मुकाबला कर पाएंगे, न पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए इस विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है और कभी भी वो एक साथ आ नहीं सकते। पर आपने जो बात कही कि MLA का जब चुनाव जनता करती है या जब MP का चुनाव करती है तो दोनों में कहीं ना कहीं एक अंतर होता है, और शायद यही एक अंतर को तोड़ने के लिए पिछले दिनों नीतीश कुमार जो है वो आए और उन्होंने लगभग सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। और आज भी नीतीश कुमार फतेहाबाद से निकलकर सबसे पहले दिल्ली आएंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, साथ में लालू यादव भी होंगे। तो आज अगर कांग्रेस फतेहाबाद के मंच
पर नहीं है साथ में, तो कोशिश तो है कि एकजुट करे कि कांग्रेस और साथ में जो विपक्षी दल के नेता हैं जो अलग अलग राज्यों में बड़ा चेहरा है उनको मजबूत करने की। तो इसमें बीजेपी कहाँ देख रही है अपने आप को? कांग्रेस तो डूबता जहाज है। राहुल गांधी गुजरात नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं गुजरात? वहाँ तो विधानसभा का चुनाव 3 महीने के बाद। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नहीं गुजरात जा रहे हैं? हिमाचल क्यों नहीं जा रहे हैं? और उत्तर प्रदेश के 5 दिन की यात्रा कर रहे हैं। 75 लोकसभा की सीट देने वाला यूपी में केवल 5 दिन, और केरल में 19 दिन की यात्रा, जहाँ से 12 या 14 एमपी होते होंगे, वहाँ पर 19 दिन की यात्रा कर रहे हैं। और वहाँ पर कांग्रेस का सीपीएम को की सीपीएम बीजेपी की ए टीम है। तो इसलिए मुझे बताइए ना कि फतेहाबाद के मन पर केसीआर हैं क्या, स्टालिन हैं क्या, अरविंद केजरीवाल हैं क्या, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद है क्या, खुद ममता बनर्जी हैं क्या? तो कोई भी रैली करेगा, ममता बनर्जी रैली करती 20 लोग आ जाते हैं। कोई ममता बनर्जी तो हर साल रैली करती हैं। तो देखिए, रैली करने से एकजुटता नहीं होती है। फिर मैंने कहा कि बीजेपी का पूरा आत्मविश्वास है कि हम 350 सीट जीतेंगे। इस बार 303 जीते थे, अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 350 सीट जीतेगी। यही आत्मविश्वास तब रहेगा जब आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, अगर कुछ बात बन जाती है लालू यादव और नीतीश कुमार की। क्या बात बनेगी? कांग्रेस तो डूबता जहाज है। फिर 2 राज्यों में सिमट गई कांग्रेस। एक ज़माने में जो कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, और क्या सोनिया गांधी नीतीश जी को स्वीकार करेंगी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में? अगर करना होता तो उनका बेटा इतनी मेहनत क्यों करते? राहुल गांधी जो 3 महीने की पदयात्रा कर रहे हैं, अगर वो दावेदार नहीं होते तो वो क्यों यात्रा करते? तो इसे देखिए, कोई किसी को स्वीकार करने वाला नहीं है। और इससे मैंने कहा कि, और हम तो खुशी है कि अगर वो जाते हैं कांग्रेस के साथ तो और खुशी की बात है, क्योंकि अगला मुकाबला तो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होने वाला है। तो नीतीश कुमार वगैरह को कौन पूछता है? ये तो एक सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया में थोड़ा लाइमलाइट में बने रहे हैं, इसके लिए घूम रहे हैं। और किसी को फ़ोन करेंगे तो कोई मना करेगा क्या? कोई चाय पर आना कहेगा मैं चाय पर आना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा नीतीश कुमार को? किसी को नहीं मिलेगा। अब छोड़िए, नीतीश कुमार तो बहुत कमज़ोर है। अरविंद केजरीवाल की तो 2 राज्यों में सरकार है, पंजाब और दिल्ली में सरकार। वो तो ज़्यादा ताकतवर है उनसे, उनके एमएलए की संख्या ज़्यादा है। नीतीश जी पे आइए सुशील जी, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ ना मैं, कि ममता बनर्जी के पास तो 150 से ज़्यादा एमएलए हैं, नीतीश जी के पास तो केवल 43 एमएलए। तो क्यों कोई इनको स्वीकार करेगा? इनसे ज़्यादा ताकतवर क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो जो मुख्यमंत्री अपने बलबूते 43 सीट नहीं जीत सकता है, और 2014 में अकेले चुनाव लड़े तो 2 पर सिमट गए। तो इसलिए देखिए, ये जो विपक्षी एकता का जो नाटक है, ये नाटक 24 तक चलता रहेगा। लेकिन क्या कभी केसीआर और एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस के साथ आएंगे क्या? नीतीश जी तो गए थे मिलने के लिए, एचडी कुमारस्वामी से गले मिले थे, क्या हुआ? एचडी कुमारस्वामी केसीआर के साथ मिलकर करें कि हम नेशनल पार्टी लॉन्च करेंगे। केसीआर तो गए थे पटना, कहाँ उन्होंने स्वीकार किया नीतीश कुमार को? तो इसलिए देखिए, केवल मिलने जुलने से नहीं होता। मिलने जुलने में कौन रोकता है? किसी को कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन इससे कोई विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। 2024 तक अगर नीतीश कुमार इस मजबूत स्थिति में आ जाते हैं कि वो विपक्षी के, अगर जैसे कुमारस्वामी हो गए या स्टालिन हो गए, ये ना सही अगर केजरीवाल साथ आ गए, ममता बनर्जी साथ आ गई, कांग्रेस साथ आ जाती है, तो उस स्थिति में बीजेपी के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? लगता है क्या कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस साथ आ जाएंगे? भी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस हाइपोथेसिस का तो कोई मतलब नहीं ना है। पहली कोशिश तो यही होगी कि नरेंद्र मोदी को हराएं। सवाल ही नहीं। ये जो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस क्या आ सकते हैं एक साथ? आज तक तो नहीं दिखाई पड़ता है, और ये कभी नहीं आएंगे। क्या केसीआर की पूरी लड़ाई कांग्रेस के साथ है तेलंगाना में, एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। वामपंथी मोर्चे की लड़ाई है केरल में कांग्रेस के साथ, क्या लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस एक मंच पर आ सकते हैं केरल में? क्या नहीं आ सकते? तो ये तो एक ऐसी परिकल्पना, हवाई कल्पना है कि सब लोग आ जाएं, सब लोग आ जाएं, सब कुछ हो जाए। तो ये कल्पना का कोई अर्थ नहीं है ना। जो आसान हो जाएगा वैसी स्थिति में चुनाव जीतना विषय नहीं, वो कुछ भी कर ले, एक साथ आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सारी पार्टियां आप ही की बात को मान लें कि अरविंद, जो कि असंभव, जो कभी नहीं आने वाले, लेकिन अगर गलती से कभी आ भी जाए तो भी ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया देश के लिए और उनकी जो छवि है, और
इसलिए लोग कमज़ोर सरकार नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री बने जो प्रचंड बहुमत वाला प्रधानमंत्री हो। आखिरी सवाल है कि पीएफआई को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे में कहीं ना कहीं पीएफआई उकसाना चाहते थे, उपद्रव करना चाहते थे, इसको लेकर के, सुरक्षा को लेकर के क्या कहें? नहीं, देखिए, पीएफआई का मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं है। केरल में, तमिलनाडु में केरल के मुख्यमंत्री ने तो कड़े शब्दों में कार्रवाई करने का ऐलान किया है और पीएफआई के लोगों ने बंद के दौरान जिस प्रकार का उपद्रव वहाँ पर किया है, और ये 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं। ये एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है। अरबों खरबों रुपये उनको विदेशों से प्राप्त हो रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों को रेडिकलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी जो छापेमारी हुई है। लेकिन आश्चर्य मुझे लगा कि बिहार के अंदर कांग्रेस आरजेडी के नेता पीएफआई के पक्ष में बयान दे रहे थे, और कल दिग्विजय सिंह का बयान आज मैं देख रहा हूँ, वो आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं। तो ये दिग्विजय सिंह जो कभी बाटला हाउस इनकाउंटर में आतंकवादियों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, आज पीएफआई के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो पीएफआई जैसा संगठन देश के लिए एक खतरा है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र को मिलकर एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे इसका मुकाबला किया जाए। क्योंकि केवल बिहार के अंदर ही जो 3 लोग पकड़े गए थे फुलवारी शरीफ से, उनके पास जो दस्तावेज मिले कि 15,000 से ज़्यादा युवकों को हथियारों की ट्रेनिंग वो दे चुके हैं। बिहार में 15 से ज़्यादा जिलों के अंदर उन्होंने अपना केंद्र स्थापित कर लिया है, और नीतीश कुमार की सरकार उनके प्रति नरम थी। और मुझे तो यहाँ तक जानकारी कि एनआईए जब उस मामले को लेना चाह रही थी अपने हाथ में, तो नीतीश कुमार की सरकार ने विरोध किया और कहा कि एनआईए को लेने की आवश्यकता नहीं, बिहार पुलिस उसका मुकाबला करेगी। क्या कारण हो सकता, क्यों ऐसा कहा गया? कि उनको लगता है कि इनके मुस्लिम तुष्टिकरण, इसके अलावा क्या हो सकता है। क्योंकि पीएफआई जो है ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, 100% मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पर कार्रवाई करने से कहीं एक समाज का तबका नाराज़ ना हो जाए, इसके अलावा दूसरा कारण क्या हो सकता है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो विपक्ष का एक साथ आना, चाहे वो फतेहाबाद की रैली मंच पर हो या सोनिया गांधी से आज मुलाकात हो, ये कोरी कल्पना है, ऐसा सुशील मोदी जी फिलहाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी रंजीत कुमार के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।